हेलो दोस्तों, आपके पॉपुलर डिमांड पे आज हम पेपर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत दमदार और बहुत क्लोज ऑप्शन वाला है। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई कैन रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक बाय। क्या ऑप्शन दिया है? पहला, इंक्रीजिंग बैंक रेट, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक, तीसरा रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और चौथा रीडिस्काउंटिंग मोर बिल्स। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है। तो बोल रहा है कि आरबीआई जो है, जो कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करती है, उस पर कंट्रोल लगा सकता है। कंट्रोल कैसे लगा सकता है? जब वो क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो बी और सी में पहला ऑप्शन नहीं है, तो इसका जवाब या तो ए होगा या तो डी होगा। और अगर वो बिल का रीडिस्काउंट करता है तो कमर्शियल बैंक के पास और ज़्यादा पैसा आएगा, तो 4 होगा नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1 और 2। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति का हिस्सा है। 2 पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति। मौद्रिक नीति कौन देखता है? आरबीआई। और वित्तीय नीति गवर्नमेंट। ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपाय द्वारा नियंत्रित कर सकता है। तो बैंक दर बढ़ाकर और बैंकों को सरकारी विभूतियों को बेचकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन्फ्लेशन इज ड्यू टू। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? पहला, डिमांड फॉर हायर इनकम, उच्च आय की मांग। दूसरा, राइजिंग डिमांड नॉट अकम्पनीड बाय राइजिंग सप्लाई, मतलब मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का ना होना। तीसरा, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज इन द इकोनॉमी। तो तीनों ही कारण है, इसका जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ जीडीपी इन इंडिया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंग है? तो पहला आपको ऑप्शन दिया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा दिया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा दिया है एक्सपोर्ट और चौथा दिया है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो नहीं हो सकता, अब बचा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन। तो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता जितना कंजप्शन होता। आपको पता ही हमारे देश का आबादी कितनी ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा ए। एलिमिनेट करके ना, मतलब ऑप्शंस को छाट के आप एमसीक्यूज बना सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच आइटम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। निम्न में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता है? तो हमने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर भी पढ़ाया है। उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो जो बोरोइंग होता है, यानी कि विदेशों से शुद्ध ऋण जो होता है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। तो बाकी तीनों जो है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, ये तीनों जो है ये पार्ट है करंट अकाउंट के। लेकिन जो नेट बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड है, ये पार्ट है कैपिटल अकाउंट का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, नरसिम्हम कमेटी, ये 1991 में बनी थी। तो ये किस चीज़ के लिए बनी थी? तो ये बहुत फेमस कमेटी है। ये बनी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, और इसके कहने पे ही बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा रिफॉर्म किया गया था। सीआरआर, एसएलआर को कम किया गया था, प्राइवेट सेक्टर बैंक को खोला गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेशनल डेप्ट। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ऋण नहीं समझा जाता है? तो इसमें दिया था एलआईसी पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। लोग ए और डी में कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इसका सही जवाब होगा ए, एलआईसी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ टफ क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट्स, मतलब कि पूंजी निर्माण दर्शाता है क्या? फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन एक्सीडिंग डिमांड और एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल एसेट ओनली। यानी कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय प्रवाह, पूंजी के स्टॉक में घिसावट व्यय के बाद शुद्ध वृद्धि,
मांग पर उत्पादन का अतिरेक और केवल भौतिक परिसंपत्ति पर किया गया व्यय। तो ए मतलब कुछ लोग का कहना है ए, कुछ लोग का कहना है बी। एग्जैक्ट आंसर तो आयोग के आंसर के आने के बाद ही बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द एस्टिमेटेड एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया करेंटली इज इन द रेंज ऑफ। इसका जवाब हो जाएगा 15 to 20%। लेकिन ये भी एक टफ क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में मतलब जितने भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल पूछे गए सारे सब्जेक्ट को मिला के, इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये सबसे टफ है पबैट के साथ। पबैट का भी ऑब्जेक्टिव बहुत टफ है, दोनों आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इकोनॉमिक्स का भी और पबैट का भी। पबैट में पूरा थिंकर्स और थिंकर्स ही भर दिया गया था। ये एक इजी क्वेश्चन है। टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द गोल ऑफ। तो 11 5 ईयर प्लान का ये गोल है, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें पूछा गया था कि भारत का एसडीआई में रैंक कितना था 2016 में। तो इसमें बहुत लोगों ने 130 भी करेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका सही जवाब होगा 131। क्वेश्चन नंबर 11, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है ए इन्वेस्टमेंट नॉट सेविंग, सेविंग नॉट इन्वेस्टमेंट, बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डी नाइदर सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। मतलब कि निवेश ना कि बचत, बचत ना कि निवेश, बचत एवं निवेश दोनों, ना तो बचत ना ही निवेश। तो इसका हो जाएगा सी, बचत एवं निवेश दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, एट प्रेजेंट 100% एफडीआई इज नॉट अलाउड इन। अब यहाँ कंफ्यूजन है डिफेंस और इंश्योरेंस में। कुछ लोग का कहना है डिफेंस, कुछ लोग का कहना है इंश्योरेंस। देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या बताता है फाइनल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स मैक्सिमम शेयर इन द टोटल सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में निम्न में से किसका हिस्सा अधिकतम है। फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी। इसका जवाब हो जाएगा फूड सब्सिडी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी जो है किस में हो गया है, फूड सब्सिडी में, खाद्य अनुदान में। क्वेश्चन नंबर 14, पिछले दशक में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई भारत में आया है। तो इसका हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार में। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज ऑफ नेशनल इनकम रिलीज बाय सीएसओ एट 2011-12 प्राइसेस द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन 2013-14 वर्ष। सी या डी में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है, इसका मतलब है कि अन्य देशों के साथ जो आर्थिक संबंध है उस पर न्यूनतम रिस्ट्रिक्शंस है, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर नेशन। क्वेश्चन नंबर 17 ने भी बहुत कंफ्यूज किया। इसमें पूछा गया था कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। कुछ लोगों ने कृषि मारा है, कुछ लोगों ने माइनिंग मारा है। मेरे ख्याल से कृषि होना चाहिए। देखते हैं आयोग क्या मानता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है कि जो एग्रीकल्चर है इट इज द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18, टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने झारखंड राज्य के लिए कितने रुपए दिए थे। अब भाई साहब 2002 का किसको याद रहता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 14,632 करोड़ रुपए, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है। तो इसका हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन झारखंड। इसमें दिया है चतरा, हजारीबाग, घाटशिला, रांची। यहां भी चतरा और हजारीबाग में कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका चतरा आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और हम आगे की वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। जम के मेहनत कीजिए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।